नमस्कार। आपका अपना पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर मैं हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आखिरकार राहुल गांधी नहीं माने और आज ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राहुल ने ट्वीट पर पोस्ट इस्तीफे में लिखा है, कांग्रेस पार्टी की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है, जिसके मूल्य और आदर्श इस खूबसूरत देश की धमनियों में बहते रहे। मैं अपने देश और अपने संगठन के प्रति बेइंतहा प्यार और सम्मान जाहिर करता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं 2019 चुनावों की हार की जिम्मेदारी लेता हूं। उत्तरदायित्व तय किया जाना पार्टी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है और यही वजह है कि मैंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। 2019 की नाकामी के लिए कई लोगों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। ये नाइंसाफी होगी कि बाकी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मेरे उत्तरदायित्व को नजरअंदाज किया जाए। मेरी लड़ाई कभी भी केवल राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं रही है। बीजेपी के खिलाफ मेरे अंदर गुस्सा या नफरत नहीं है, लेकिन मेरे शरीर का कतरा कतरा भारत के उनके विचार का विरोध करता है। जहां वे मतभेद ढूंढते हैं वहां मैं समानता तलाश करता हूं। जहां वे नफरत देखते हैं यहां मैं प्रेम देखता हूं। जहां वे डर देखते हैं यहां मैं भरोसा तलाशता हूं। ...2019 चुनाव की हार से मचे हाहाकार का असर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा तो बहुत पहले उन्होंने दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस बीच तमाम मान मनव्वल ठुड्डी पर हाथ लगाना मनाने की कोशिशें जारी रही। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए और उन्हें मनाने की कोशिश की। कई वरिष्ठ नेताओं ने कोशिश की कि शायद राहुल मान जाएं और अध्यक्ष बने रहें। एक इतने विराट लोकतंत्र के लिए एक सक्रिय और चौकन्ना पार्टी और पार्टी का अध्यक्ष और प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आज जो राहुल ने किया, ऐसा लगता है मानो जैसा सोचा वैसा किया। न इसके आगे गुहार काम आई न मनुहार, और अब कर लो इस्तीफा स्वीकार। इसी पर लेकर मचा है बवाल और यही आज देश का सवाल कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है क्या? यही राहुल को मजबूर किया या राहुल नैतिकता का ऐसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं जिसको लेकर पार्टी के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा हो, नया चेहरा सामने आए और जो आरोप गांधी और नेहरू खानदान पर लगते रहे हैं कि ये पार्टी केवल फैमिली पार्टी है, उससे अपने आप को धोना चाहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर एस.के. दत्ता, जिनकी तेज तर्रार आवाज और उनके तेवर आप जानते हैं। मेरे साथ दीपक झा, जो कि अपने आप में राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, लेकिन उनका जो झुकाव है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति दिखाई देता है। हालांकि राहुल गांधी ने ये चुप्पी के आदेश दिए थे कि कोई भी प्रवक्ता किसी भी मंच पर जाकर पार्टी की राय नहीं रखेगा। इसके साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार, जो कि अपनी बेबाक राय रखेंगे, और मेरे साथ और अन्य भी मेहमान हैं जो जुड़ेंगे, जिसमें शाजिया इल्मी होंगी। मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ेंगे। इसके अलावा तौसीफ अहमद खान साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे, और संजीव तिवारी, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं आपकी बहस, उससे पहले मैं ये बता दूं तमाम पैनलिस्ट को कि सोचे वही जो बेहिचक आप बोल सके और बोले वही जिसका जवाब आप सुन सके। तो शुरू करते हैं आज देश का सवाल। सबसे पहला सवाल दीपक झा, ये नैतिक हार की जिम्मेदारी जो नैतिक आपने ली है कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, क्या लगता है राहुल गांधी हताश, बेबस और लाचार? बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए, राहुल गांधी ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था
जिस दिन रिजल्ट आ गया था उसके कुछ दिनों बाद कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं और कांग्रेस पार्टी को मैं उस जगह ले जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी में लोग आरोप लगा रहे थे कि ये सिर्फ गांधी खानदान की पार्टी है। तो राहुल गांधी जी ने उसको गलत साबित कर दिया कि आरोप लगाने वालों के मुंह पे आज ताला बंद हो गया है और कांग्रेस पार्टी को नए कमांडिंग ऑफिसर ही अगर हथियार त्याग दे दीपक तो क्या बचता है? अगर राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का सेवक हूं और मेरे लिए आदमी से महत्वपूर्ण संगठन है, व्यक्ति से महत्वपूर्ण संगठन है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए वो जगह जगह जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, काम करेंगे, अलग बात है। ये अगर पहले कर लेते तो ये नौबत ही क्यों आती? नहीं सर, अगर चुनाव हारे हैं उसके बाद ही चुनाव उनके नेतृत्व में गए थे चुनाव लड़ने, लेकिन हार या जीत जो भी हुआ परिणाम सबके सामने है। अब लगता है कि अगर इसको बदलाव की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी उस बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो संगठन का सृजनात्मक दौर से अगर बदलाव, आपको नहीं लगता बदलाव के दौर में देरी हो गई? नहीं, देरी बिल्कुल नहीं हुआ है। चुनाव के परिणाम आए, चुनाव के परिणाम में लगा कि बदलाव की जरूरत है तो उसके बाद ही बदलाव किया जाएगा। अगर जीत जाती कांग्रेस पार्टी तो सरकार बनाती, सरकार नहीं बना पाई। अगर लोगों को लगता कि और कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी लगता है कि हमें नए नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए, नए चेहरे की, तो अब नया चेहरा आएगा और नया चेहरा ही कांग्रेस को आगे ले जाएगा। उसके हाथ में कमान होगी और कमान के साथ साथ कमांड भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये तो देखिए आरोप लगाने वाले अब बोलेंगे राहुल गांधी पीछे से काम करेंगे, सोनिया गांधी पीछे, बोलने वालों का कब मुंह बंद किया जा सकता है बताइए? भाजपा में लेकिन अभी तक कांग्रेस ऐसी ही तो चलती रही है। सॉरी मनीष जी, ये बताइए भाजपा का क्या है? आज दो लोगों के केंद्र में, दो लोगों के हाथ में भाजपा की सत्ता सिमट के रह गई है। ऐसे क्या मैं सवाल पे सवाल डाल रहा हूं, आप मेरे को बोलेंगे डिटेल कर रहे हो, लेकिन सवाल बनता है, आप परेशान ना हो। सवाल बनता है अमित शाह जी की भाजपा के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक कार्यकारी अध्यक्ष बना के अमित शाह जी को वहां पे बनाया गया? तो आप भी तो वही देखा देखी करेंगे ना अगर कांग्रेस में ऐसा होता है? देखा देखी भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि अभी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि मुकुल वासनिक जो कि 17 साल से लगातार सीडब्ल्यूसी में महासचिव बने हुए हैं, उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस में कौन सा नया? आप भी वही परिपाटी चला रहे हैं। कांग्रेस की तो परिपाटी रही है, कांग्रेस एक परिवार के साथ इर्द गिर्द जुड़े रही है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। गांधी परिवार भी लगता है। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। गांधी परिवार आज सारे जवाब आप ही को देने हैं सर, सवाल आप ही की तरफ होंगे। खून की आहुति दिया है गांधी परिवार ने इस देश के लिए और अपने लिए राहुल गांधी ने बोला है तन समर्पित मन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वो प्रधानमंत्री के पुत्र थे और पौत्र भी थे, लेकिन चाहते शादिया से बात करने एक शानदार जिंदगी जी सकते थे। आज सबसे ज्यादा आप ही को बोलना है और शायद दत्ता भी बीच बीच में, डॉक्टर दत्ता भी बोलते रहेंगे। शादिया, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी 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 सुन पा रही। शादिया, इस इस्तीफा को लेकर आप क्या देखती हैं? आप ये कहेंगी, मुझे एक रटा रटा है जवाब जो मुझे लगता है आप कहेंगी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। नहीं, ये तो मैं जाहिर सी बातें कहूंगी और मेरी कोई जगह भी नहीं है कांग्रेस के अंदरूनी मामला और जो उनकी जो चॉइस है, किसका वो इंतखाब करना चाहते हैं अपने अगले लीडर की तरह, तो वो पूरी तरह से उनका फैसला है और उनकी राय है कांग्रेस वालों की और उनकी सीडब्ल्यूसी की। लेकिन जैसे कि मेरे छोटे भाई भी बात कर रहे थे जो राहुल जी की तरफ से के हिमायती हैं कांग्रेस के, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता को तो रोक दिया गया है टीवी चैनलों पर आने से। तो मैं कहूंगी कि आज के दिन कम से कम राहुल गांधी जी की बात हो जाती। आज के दिन उनके खुद के प्रवक्ता जो अभी आपके चैनल में बात कर रहे थे और खुद राहुल गांधी अपने ही रेजिग्नेशन लेटर में, त्याग पत्र में, अपने बारे में तो एक दो पैरा में वो अपने को निपटा देते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी बाकी चिट्ठी वो समर्पित कर देते हैं आरएसएस और कांग्रेस को निपटाने के लिए। आप ऐसी बात करें कि आपने एक दो पैरा निपटा दिया। दीपक शाजिया को पहले सुन लेते हैं। पहले राउंड में हम हरेक को अपना विचार और उनके वक्तव्य रखने की जगह देते हैं। जी बोलिए शाजिया। तो मैंने सुना दीपक को भी इससे पहले और मैंने राहुल गांधी की चिट्ठी देखी आप, तो वो अपने बारे में कम, कांग्रेस के बारे में कम, आगे का रास्ता कम, लेकिन भाजपा आरएसएस जो उनका पूरा ऑब्सेशन है और वो समझ नहीं रहे हैं अभी भी
कि अभी भी बजाय ये कि नए नेतृत्व के साथ साथ नई सोच, नए फलसफे और नए संदेश के साथ जो लोगों के साथ जाना है, क्योंकि जिसके वजह से वो जो हारे हैं वो अभी भी हार से सीख नहीं ले रहे हैं, वो उसी बात पे कायम है जिसकी वजह से हार हुई है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी पूरे के पूरे पत्र में वो पूरी पॉलिटिकल मैसेजिंग उनकी आरएसएस के विरोध में, भाजपा के विरोध में, आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द सीमित है। एक बार भी उनके त्याग पत्र को देखकर नहीं लगता है कि जरा सा भी उनमें आत्मचिंतन या आत्ममंथन की कुव्वत है, या वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस को एक और सशक्त नेता के अधीन काम करे और जो नया रास्ता और नई सोच दे, अपनी वही घिसी पिटी पुरानी सोच जिसकी वजह से उनकी हार हुई है, उसी को फिर से वो एक तरह से लिखकर सारी की सारी बुराइयां भाजपा और आरएसएस की कर रहे हैं। वजह ये कि कायदे से एक बड़े दिल के साथ और फिराक दिली के साथ अपना त्याग पत्र देते। शाजिया, आज आप लोग काफी खुश तो होंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं खुशी की कोई बात है। हमें लगता है जब मोदी जी को जबरदस्त बहुमत अमेठी से जीतने वाली स्मृति ईरानी से जब संसद में पूछा गया तो वो मुस्कुराते हुए चली गई। देखिए, जो जनादेश मिला है अपने आप में वो खुश करने वाला है। जो देश की जनता यकीन करती है, प्यार करती है, मोदी जी के नेतृत्व को मानती है और सुरक्षित महसूस करती है उनके साथ, अपने आप में सबसे बड़ी जीत और मुस्कुराने का कारण ये है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ पहला कदम है? पार्टी को हराने के बाद जो आगे जरे वो नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि वो गांधी मुक्त कांग्रेस चाहते हैं कि नहीं, या परिवार मुक्त या डायनेस्टी मुक्त कांग्रेस को चाहते हैं कि नहीं, ये उनको तय करना है। शाजिया, उमाकांत लखेड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक कांग्रेस को कवर किया है। उमाकांत साहब, ये कैसा दौर कांग्रेस में हार हुई और मचा हाहाकार? इस तरह का जो राहुल गांधी का जो आज जो पत्र आया है, उसमें कुछ नई बात यह है कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और इस्तीफा देने का जो फैसला है वो पहले से इस्तीफा देने का उनका फैसला था, उसमें कोई नई बात मुझे नजर नहीं आती कि कोई नई बात है, क्योंकि चुनाव के बाद ही उन्होंने तय कर लिया था जब चुनाव के परिणाम आए थे। इसमें देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई नेतृत्व है। हमने कांग्रेस उस दौर में कवर किए जब नरसिम्हा राव राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष की कमान नरसिम्हा राव साहब के पास चली गई थी। 1991 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में के बाद भी प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष का पद नरसिम्हा राव साहब के पास था। तो हमने खुद उस समय लिखा था कि कांग्रेस में लोकतंत्र का एक झोंका, तो हमने और मीडिया में भी एक टिप्पणी आई थी कि देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र आ गया है, मतलब नेहरू गांधी परिवार से बाहर आ गई है। और आज की तारीख में जो राहुल गांधी का जो फैसला है, उस पर पिछले 15 दिन से लगातार बहस हो रही है कि क्या वो फैसला वापस लेंगे, नहीं लेंगे। कल मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई 2 दिन पहले, उसमें भी ये मुद्दा उठा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं, पब्लिक डोमेन से अलग हट करके उमाकांत जी, अगर इस्तीफा देकर अलग ही होना था तो इतना नाटक और ड्रामा क्यों हुआ? पटक चल रही है। उमाकांत जी, मेरा सवाल है, अगर इस्तीफा देना वो अटल सत्य था तो ये ड्रामा क्यों हुआ? जी जी, देखिए एक ही दिन में तो आप रातों रात तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पार्टी है, अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, उस अखिल भारतीय स्तर की पार्टी में एक देशव्यापी सोच विचार राज्यों के अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ सलाह मशविरा, अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ सलाह मशविरा, सारी चीजें होती है।
तो लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो मुझे लग रहा है बिटवीन द लाइन कि कांग्रेस पार्टी में जो पुराने गार्ड हैं, उन पुराने गार्ड, पुरानी पीढ़ी, जो वयोवृद्ध नेता है, जो अरसे से कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पोजीशंस पे जमे हुए हैं, जैसे उनके CWC बीच में और जो राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसके बीच में उसके बीच में बड़ा भारी अंतर्द्वंद है। जैसे कि 3 राज्यों में जब चुनाव हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को पार्टी के जो पुराने नेता थे उन्होंने नहीं दिया। उमाकांत साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इसके पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या कहा है राहुल गांधी के इस्तीफे पर, आइए आपको वो सुनवाते हैं। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट क्यों बने और क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो अपने आप में एक पहेली है। उन्होंने इस दौरान क्या खोया, क्या पाया, ये तो कांग्रेस पार्टी रिसर्च करेगी। जो तमाम बुद्धिजीवी और तमाम विश्लेषक हैं वो रिसर्च करेंगे। लेकिन ये तो स्थिति है कि अजीब दास्तां है, ये कहां शुरू कहां खत्म। तो अब ये दास्तां कहां शुरू हुई और कहां खत्म हुई और उसमें क्या खोया और क्या पाया कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम महान जो बुद्धिजीवी और विश्लेषक है तय करेंगे, ये उनका काम है। एक भारतीय जनता पार्टी की तरह जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, जहां साधारण गरीब परिवार का कोई भी व्यक्ति मेहनत करके ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, या एक गरीब परिवार का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की तरह मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ परिवार आधारित या परिवार केंद्रित पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, जहां नेहरू गांधी परिवार प्रमुख रूप से या तो उनके अध्यक्ष उसी परिवार से आते हैं या उनके आशीर्वाद के आधार पर कोई उस पार्टी का अध्यक्ष बनता है। तो ये उनको चुनना है, नेहरू गांधी परिवार से कोई बनेगा, कोई और बनेगा, उनको देखना है। इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना तो है नहीं। चाहते थे कि कोई दूसरा ले इसको, मैं ये नहीं कह सकता कि हार ने किया है, मगर वो चाहता है कि पार्टी किसी तरह से बन सके और हो सकता है वो पार्टी बनाने के लिए अब काम करेगा। एक आखिरी सवाल है सर, पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। राहुल गांधी ने जब प्रस्ताव किया था तब भी लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। क्या अब समय आ गया है कांग्रेस परिवारवाद से आगे निकले? गांधी देखिए, परिवार कैसे, आप क्या कहते हैं परिवार? क्यों आप सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं के बच्चों को ये कहते हैं? आखिरकार ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके बच्चे भी तो इंडस्ट्री बनाते हैं। फिल्म एक्टर है, उसका बेटा भी या बेटी भी फिल्म में जाती है, उनके बारे में तो आप कहते नहीं हैं। हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस जन वो चाहता है कि राहुल जी नेतृत्व करें, लेकिन राहुल जी का जो एक राजनीतिक जो एक देखते हुए हम आ रहे हैं, उसमें उनकी पद जो है शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता जितना कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे ले जाना। और हम उनके साथ में जैसा भी वो करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि वो नेतृत्व को न छोड़ें। अलग अलग नेता, सबके अपने अपने विचार बशर्ते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी काफी खुश होगी कि उन्होंने न केवल चुनाव में जनादेश के साथ एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी जो कि प्रतिपक्ष के रूप में थी, उसके अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर दत्ता, ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए या पार्टी की हार? मेरे ख्याल से पार्टी का हार, और पार्टी के हार नहीं, पार्टी की दुर्दशा, दिशाहीन पार्टी, नेत्रहीन पार्टी, और जिस तरह का दुर्दशा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए लगभग 1 महीने तक सुर्खियों में रहते हुए, ये शगुफा छोड़ते हुए हाँ ना, इस्तीफा आया नहीं आया, फिर आया नहीं आया, वो शगुफा छोड़ के आज अंत में किए ये चीज जो कहते हैं ना तथास्तु, वो तथास्तु किए हैं ट्विटर के माध्यम से। ये जो कांग्रेस वायनाड कमेटी है, ये कल आप देखिए क्या होता है वहां पे। ये इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, वो कल कांग्रेस वायनाड कमेटी में पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि आज रात से ये शुरू हो जाए कि सपना मेरा टूट गया, तू ना रहा, कुछ ना रहा। मेरे भाई ने सही कहा कि परिवार
इस पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। मैं समझता हूं कि मधुमक्खी की छत में रानी मक्खी है ये परिवार, और ये जो परिवार आधारित जो पार्टी है, ये परिवार आधारित पार्टी कहीं ना कहीं पे ये परिवार उसी आरोप से बचने के लिए तो राहुल ने इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर राजनीति में एक शुद्धता का विचार पैदा किया उन्होंने। इस्तीफा तो दिए हैं, और उसी पे मैं आ रहा हूं कि इस्तीफा का पीछे भी राज क्या है वो भी जानने की तो उतना ही आवश्यकता है ना। ये परिवार जो है, ये परिवार बेशक एक फेविकॉल है कांग्रेस के लिए, जोड़ता भी है, तोड़ता भी है, आशीर्वाद भी है, अभिशाप भी है। ये परिवार कांग्रेस के लिए समय समय के हिसाब से होता है, मतलब रोल समय समय के हिसाब से बदल जाता है। जब यूपीए की जब सरकार थी तो हमारे देश के जो माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत बेहतरीन वे में 10 साल का एक रोल उन्होंने अदा किया था मॉडर्न गंधारी का। वैसा ही विकल्प, वैसा ही रोल आप कांग्रेस के अंदर होगा मॉडर्न गंधारी वाला। नहीं किया हूं, उनसे भी राय लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा पड़ाव होगा उस पर बहुत चर्चा होगी। निरंजन पोद्दार, कितना बड़ा बदलाव अब आप कांग्रेस में देखते हैं राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी, ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी या गांधी परिवार के बिना शायद कांग्रेस का भविष्य मुझे बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं लगता। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई गांधी परिवार ही घूम फिर करके दोबारा से अध्यक्ष पद पर आएगा, या फिर परोक्ष रूप से वो पर्दे के पीछे से वो, जैसे मान लीजिए अभी हमारे दत्ता साहब कह रहे थे कि भाई एक कठपुतली सरकार जैसे 10 साल चलाई, वैसे परोक्ष रूप से वो कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। बाकी एक चीज पे मैं आपको और प्रकाश डालना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है, आपको क्या लगता है बीजेपी का कंट्रोल किसके पास? नहीं, बीजेपी का कंट्रोल, वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का कंट्रोल तो नागपुर के पास है। नागपुर हेडक्वार्टर के पास है बीजेपी का। वास्तविकता देखेंगे तो डॉक्टर दत्ता और शाजिया से इसका जवाब लेंगे। मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब भी जुड़े हैं। तौसीफ, ये कांग्रेस का फैसला राहुल गांधी के इस्तीफे का आप किस नजरिए से देखते हैं, और बंगाल की परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि बंगाल कांग्रेस में जो मनोबल है वो और जर्जर और कमजोर हो जाएगा? नहीं, बंगाल कांग्रेस में तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। अधीर रंजन चौधरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने दिया है, तो इससे इनका मनोबल तो बढ़ना चाहिए। और ग्राउंड में जैसे, क्योंकि देखिए ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रहना जरूरी है। अगर एक ही टीम के प्लेयर बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे तो मजा नहीं आता। तो उसी तरीके से अपोजिशन का होना जरूरी है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी रहे, चाहे अगर कोई और पार्टी उभर के आती है, लेकिन एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना जरूरी है। और राहुल गांधी जी का फैसला इस्तीफा देने का, ये बात एक अवसर देता है हर उन लोगों को जो उनको क्रिटिसाइज करते थे कि आप आगे आइए, आप एक नॉन फैमिली पर्सन को प्रेसिडेंट बनाइए और प्रेसिडेंट बना करके आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। हर चीज को आप दो नजरिया। मेरा एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब, अगर टीएमसी की करारी हार हुई है लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है आपको ममता के बाद कौन आना चाहिए टीएमसी में? देखिए, करारी हार तो नहीं बोल सकते। हाँ, सीट घटी है, शेयर और जो है उसमें आपका वोट शेयर बढ़ा है। अब ममता बनर्जी के बाद में कौन आना चाहिए इसका फैसला तो हम ना कर सकते हैं, ना हम उसमें नहीं, आपकी राय, आपकी सर। संजीव तिवारी भी अभी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा तमाम गेस्ट जो पहले थे वो अभी भी मौजूद हैं। दीपक झा, आखिर अब राहुल गांधी का विकल्प तलाशेगा कौन? वो सीडब्ल्यूसी जो खुद चुने हुए नहीं हैं, वो एक ऐसे अध्यक्ष को चुनेंगे जिसको लेकर न्यू इंडिया की जो तस्वीर की बात की जाती है वो उससे संघर्ष करेगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अध्यक्ष किसी भी पार्टी का इस्तीफा दे देता है तो जो नया अध्यक्ष बनता है या बनाया जाता है वो अपने लोगों को अपने हिसाब से एक नई कमेटी तैयार करता है। किसी भी पार्टी का हो, एक संविधान इसी तरीके से चलता है। तो अब नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, नए सीडब्ल्यूसी की एक नई तरीके से वर्किंग कमेटी बनेगी। आपके पास कोई नाम है, कौन हो सकता है? नाम, ऐसा नाम अब कोई भी हो सकता है। जब गांधी परिवार, कोई भी कैसे होगा वही जो गांधी चाहेंगे। गांधी परिवार कोई भी कैसे होगा वही जो गांधी चाहेंगे ना। ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा मनीष जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिन लोगों के पेट में दर्द होता था, आप उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं भाजपा के पास कि भाजपा कैसे कांग्रेस पे प्रहार करे। अब भाजपा बोलेगी कि अब राहुल गांधी बैकडोर से एंट्री करेंगे, सोनिया गांधी, तो भाजपा की
कुत्सित मानसिकता झलकती है कि भाजपा देश में विकास का मुद्दा गायब करके बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ा दिया है और दंगे फसाद कराने को राहुल गांधी के पीछे छिपाने का काम दीपक झा, करती है। ये देखिए बात जो हो रही है वो राहुल गांधी के इस्तीफे पर हो रही है। ये दंगे, ये फालतू की बातें आज हमें नहीं करनी है। हमें बात करनी है कांग्रेस में मचे हाहाकार को लेकर। शाजिया, मनीष जी, असल में ये सारी बातें तो करेंगे क्योंकि इनके पास एक गुब्बारा था, वो गुब्बारा फूट के तहस नहस हो गया। तो भाजपा के आरएसएस के प्रति इनका जो दीपक झा, शब्दों की गरिमा आपको रखनी होगी। आपको शब्दों की गरिमा रखनी होगी। आप किसी को भी अमर्यादित भाषा से संबोधित नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। 2/3 लेखा जोखा भाजपा के प्रति समर्पित था, आरएसएस के प्रति समर्पित था। 1/3 लेखा जोखा कांग्रेस अध्यक्ष उसी पे था कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया और क्या वजह है जिसके चलते दिया। आप जो भाजपा जो राहुल गांधी करते थे वही सारी चीजें इस लेखा जोखा में दिखाई गया। जिस लेखा जोखा का वर्णन दीपक झा खुद कर रहे हैं अभी। बीजेपी आरएसएस लगता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं पे एक साइकोलॉजिकल डिसइंटरेस्टमेंट हो गया है। सुबह से लेके शाम तक भाजपा, आरएसएस, डॉक्टर दत्ता, दीपक झा, जनता ने डॉक्टर दत्ता, मुझे शाजिया के पास जाना है। शाजिया के पास जाना है डॉक्टर दत्ता। इसके चलते बाहर कर दिया डॉक्टर दत्ता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा। अरे दीपक रुकिए, पागल हो गए आप रुकिए। आप लोगों का जो दिमाग डुब डॉक्टर दत्ता, शाजिया, अरे आप शाजिया से जवाब तो सुनिए। हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता दीपक झा, एक कॉमेडी, दीपक झा आप रुकिए, आप रुकिए। दिया तले अंधेरा आपका, आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा वाले आप कहते हैं कि आपके पार्टी ने अध्यक्ष ने इस्तीफा इसलिए दिया कि बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। आप रुकिए। शाजिया, आप पे आरोप है कि आपके चलते कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। दीपक झा के चेहरे पे यह दर्द झलक रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी पार्टी की हार की। उनको और मुझे लगता है कि एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जो हमारा लोकतंत्र है, एक अच्छे ऑपोजिशन की, विपक्ष की जगह बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी चाहेगा जो जमहूरियत में यकीन करता है या प्रजातंत्र में कि ऑपोजिशन पूरी तरह से बिखर जाए। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह की बौखलाहट हम देख रहे हैं आपके चैनल पर, प्रजातंत्र की लोकतंत्र, आप बताइए इतनी बौखलाहट की जो हो रही है उसमें मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। एक साथ नहीं बोल सकते। मैं इस तरह की आपसे बहस नहीं करना चाहती, अपनी बात कहना चाहती हूँ। आप बोलिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई हमला उठाए तो आप बोलिए। दीपक झा, शाजिया आप बोलिए। आप ही बोलते रहिए भाई साहब, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, शाजिया आप बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करें। शाजिया आप अपनी बात पूरी करें। नहीं पढ़ना चाहती दीपक जी के साथ। हाँ, तो आप दीपक, आपको चुप रहना होगा। दीपक, अगर आपको आप अभी भी बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा। अरे इतना सम्मान रखिए, पूरे पैनल में एक ही महिला प्रवक्ता है। दीपक झा जी। तो मुझे कहना है कि अगर लगातार अभी भाजपा या आरएसएस पर बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, मुझे लगता है सिर्फ भाजपा की नुमाइंदा होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक पूर्व पत्रकार होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते भी, कि कांग्रेस के लिए वाकई में बहुत बड़ा चुनौती का ये पूरा कार्यकाल होगा। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो फर्स्ट फैमिली, उनके गांधी परिवार के लिए होगी कि किस तरह से वो जो भी नया जिसको चयन किया जाएगा उसके उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या अभी भी परिवार केंद्रित वो रहेगा। शाजिया, आप पूर्व पत्रकार भी रही हैं। शाजिया, आप पूर्व पत्रकार भी रही हैं। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है अध्यक्ष? नहीं, देखिए,
देखिए, मैं नामों में नहीं जाऊंगी क्योंकि ना तो मेरी जगह है, ना ही मैंने ऐसा इसके बारे में ज्यादा सोचा है। तो मुझे लगता है कि पहली और बात कर रहे हैं कांग्रेस दीपक झा, नो पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक आप मत करिए। बेहुदा बातें ना कीजिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि इतने नहीं, बेहुदा बातें ना कीजिए। मैं पत्रकार कांग्रेस में खुद मॉडर्न गंधारियों की लिस्ट तो कम नहीं है ना, सैकड़ों है मॉडर्न गंधारियों की संभाल के बात कीजिए। इतने सारे मॉडर्न आप क्या है? बहुत बढ़िया। आप क्या है? मेरा पूरे पैनलिस्ट से एक आग्रह है कि भाषा की मर्यादा ना लांघे, ना बोले, मर्यादा और सीमाओं में रहते हुए आप एक दूसरे को संबोधित ऐसा करें। ही कोई मॉडर्न गंधारी बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस और का, कांग्रेस और वो लिस्ट बहुत लंबा है, बहुत लंबा दीपक है। झा, भाषा की मर्यादा ना लांघे। आपको जलन है कि आप कुछ नहीं कर पाए? पार्टी ने क्या किया है? भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने दूसरे पार्टियों को तोड़ के अपने यहाँ पे बुलाया सरकार होना जितने क्या भी हाथ नेता होता है? बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, मध्य सारे प्रदेश से लेके राजस्थान तक, सारे भाजपा वो गंगोत्री है सरकार जहाँ पे जितने भी सारे लोग जाते हैं आज इनकी सिक्का मजबूरी है। भाजपा बर्दाश्त नहीं करूंगी। जेपी नड्डा दीपक झा, मैं आपके पास आऊंगा। उमाकांत लखेरा साहब, उमाकांत लखेरा, शाजिया मैं आपके पास आ रहा हूँ। उमाकांत लखेरा साहब, शरद पवार ने एक नया पैतरा खेल दिया है और इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनसीपी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए शाजिया आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शाजिया आ रहा हूँ। शाजिया आई एम कमिंग टू यू। मुझे आपको बोलने का मौका देना चाहिए। शाजिया आ रहा हूँ मैं आपके पास। चुनाव लखेरा नतीजों साहब, के बाद, चुनाव नतीजों के आने के पहले, चुनाव नतीजों के आने के पहले 23 तारीख मई को, उसके पहले दिन शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। उसमें शरद पवार साहब का ये आइडिया था कि देखिए, हम लोगों को आपस में पुरानी कांग्रेस टूट करके जो बाकी पार्टियों में जो लोग चले गए हैं उनको वापस ला करके कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का और बीजेपी का एक विकल्प बनने का एक ही रास्ता है कि पुराने, जिसमें ममता बनर्जी हैं और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में जो पुराने कांग्रेस के जो लोग हैं उनको वापस कांग्रेस में लाया जाए, जिसमें ममता, जिसमें शरद पवार की पार्टी और भी तमाम पार्टियां हैं। कम से कम दर्जन भर बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो विभिन्न पार्टियों में हैं आज की तारीख में। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी ने अपने पत्र में, उसके जो पत्र के जो कंटेंट हैं, लेटर के जो कंटेंट हैं, उसमें जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से चुनाव होते रहेंगे तो इससे तो एक औपचारिकता रह जाएगी चुनाव होना। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक बड़ी लड़ाई के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए, एक निर्णायक लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी से हटे हैं और उनको ये लगता है कि कन्वेंशनल तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती जब तक देश में तमाम पार्टियां, तमाम वो सारी पार्टियां जो बीजेपी के लखेरा साहब हमारे पास, उस संस्थाओं को डिमोलिश लखेरा साहब मैं आपके पास आऊंगा। शाजिया आपके भी पास आ रहा हूं। शाजिया आपके भी पास आ रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हमारे पास कई नेताओं के बयान लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नेता का बयान हमारे पास आया है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हार की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार की जिम्मेदारी वो पूरी तरह लेते हैं और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस्तीफा दें और आगे बढ़ें ताकि पार्टी ग्रो कर सके। क्या कहना है इस पे बीजेपी का? मेरे साथ इस पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र जी, राहुल गांधी बड़े टाइम से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। कांग्रेस में आपस में बड़ी कहीं ना कहीं छटपटाहट थी, इस्तीफा देना है, नहीं देना है, नहीं लेना है। अब क्या कहेंगे, इस्तीफा हो चुका है? देखो, कुल मिलाकर के उनका आंतरिक मामला था। सही बात है कि परिवारवाद की जो राजनीति है उसके कारण से भी इस देश ने उनको नकारा है। तो
अब इस्तीफा दिया है, लेकिन जो सुनने में आया है कि उन्होंने परिवार के बहुत ही चहेते बुजुर्ग मोतीलाल वोरा को अध्यक्ष बनाया है। तो बात तो वही है कि आगे मुखौटा किसी और का है, लेकिन पीछे वो काम वही करेंगे। अब धीरे धीरे आगे कांग्रेस का क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि राहुल गांधी को सही मायने में लगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं जो हार मिली है, लोगों का जो मैंडेट देखा उसके बाद आपको लगता है जो आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद था इसलिए? बिल्कुल, मैं यही सही कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के नाते लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने परिवार के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। महामंत्री भी लाया तो अपनी प्रियंका गांधी को, और कोई था नहीं तो उसको भी ले आते। तो कुल मिलाकर के बचा कुछ नहीं। हार की जिम्मेवारी लेने के बाद भी तो मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने इधर उधर की बातें की कि ईवीएम के कारण से हम हारे हैं, आज उनका इस तरह का बयान भी आया है। और मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो हिसाब है, जब कोई बात बची नहीं तो यही किया जा सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परिवारवाद से अभी भी निकलेंगे। कुछ दिनों का ड्रामा है, इसके बाद क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। इस्तीफे के बावजूद भी विपक्ष जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और सीधे कह रहा है कि वंशवाद अभी भी जारी रहेगा। लेकिन मजे की बात यह है, तौसीफ अहमद खान साहब, शरद पवार के पैतरों को देखते हुए ये लगता है कि कहीं वो ममता बनर्जी को भी अपने घेरे में लेकर कांग्रेस में विलय की ओर आपको लगता है झुका सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही दूर का प्रोबेबिलिटी लगता है। ऐसे कौन क्या फैसला लेता है उस पर। लेकिन इसके पहले का इतिहास भी अगर आप याद करें तो जीके मूपनार ने भी टीएमसी बनाई थी, लेकिन वो भी बाद में कांग्रेस में विलय हो गया उसका। हाँ, लेकिन उनमें और ममता दीदी में फर्क है। ममता दीदी ने सक्सेसफुली एक मूवमेंट को चलाया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी चलाई है। तो इतने दूर आने के बाद में ऐसा कुछ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अलायंस हो सकता है, अगर चाहे तो अलायंस तो बिल्कुल हो सकता है। तो अलायंस का फायदा लेकर के भी काम किया जा सकता है। ये उन पे डिपेंड करता है कि किसके क्या पोजीशन है और कौन से इलेक्शन को सामने देखा जा रहा है। अदरवाइज ये जो कहना कि जितने पुराने लोग हैं वही लोग वापस आकर के गवर्नमेंट बनाएंगे, पार्टी खड़ा करेंगे, तो ये इसके बजाय मेरे ख्याल से तवज्जो उधर जाना चाहिए कि जो यंग लोग हैं वो यंग लोग ऊपर है। क्या कांग्रेस में यंग नेताओं की कमी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अब वो पार्टी के डिसीजन कैसे लेते हैं? अगर चॉइस पूछूं तो आपकी चॉइस में कौन होना चाहिए? तौसीफ, अगर मैं आपकी पसंद पूछूं तो आपकी पसंद में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? नहीं, ये कह देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा और मैं ऐसा कोई व्यू भी नहीं रखता हूं कि किसको प्रेसिडेंट होना चाहिए कांग्रेस की। मेरा ऐसा राय में रखता भी नहीं। प्रोफेसर तिवारी, तो ये प्रोफेसर तिवारी, मचे घमासान को देखते हुए कांग्रेस में एक जबरदस्त अलग अलग खेमे भी हैं। गुटबाजी लगातार चलती रही, एक खेमा अलग रहा। ईवीएम के आंदोलन को लेकर यह माना जा रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी की सोच से अलग राय रखते हैं। राहुल गांधी की तमाम विचारों को लेकर पार्टी के भीतर भी अलग अलग खेमे दिखाई दिए। राहुल के इस्तीफे के बाद आपको लगता है कांग्रेस दोबारा खड़ी हो पाएगी? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो इस्तीफा दिया और 38 दिनों तक लगातार जो जद्दोजहद कांग्रेस परिवार में चली, वो इस बात पे चली कि राहुल के बाद आखिर कौन। पहला, राहुल ने इस्तीफा दिया तो राहुल के इस्तीफे के 4 पेज के इस्तीफे के दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से इस पूरे चुनाव में हार की जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ली है। परंतु अलबत्ता यह कहने के बावजूद राहुल गांधी ने लगातार 2 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम का प्रयोग किया और बीजेपी के नाम का प्रयोग किया। मुझे लग रहा है कि इसमें उनकी नाकामी दिख रही है और उनकी जो छोटी सोच है वो दिखाई दे रही है। और दूसरी ऐसा महसूस हुआ तो मेरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद भाजपा से नफरत देखिए उनके विचारों से मेरे अब देखिए लड़ता रहे उनका अब बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, जनता बात सुन लीजिए। दीपक बोल लेने दीजिए, तिवारी की बात में आए। देखिए 1919 में इस परिवार का, गांधी नेहरू परिवार का, मोतीलाल नेहरू का फैला देते हैं। 1919 में इस कांग्रेस के ऊपर कब्जा प्रारंभ हुआ था। 1948 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम अब पूरा हो गया है, कांग्रेस को कर दिया जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब भंग होने के कगार पर लगातार है। आज जिस तरह से बोल रहे हैं यह आपकी मानसिकता है। और आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया, आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया
अरे इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है, स्टूडियो में हाहाकार और ये चीख पुकार मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे दीपक झा, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उन्होंने हमला किया है, आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला किया है, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जज राहुल गांधी और इसको अभी भी कांग्रेस लाइबिलिटी बन गई है। आपने जहां कहा मेरे हिसाब से ये अभी भी आगे के कगार ऐसा लगेगा कि ये परोक्ष रूप से आज कोई भी जो सत्ता है कौन कह रहा है इस तरीके से काम नहीं कर रही है? कौन कह रहा है? राहुल गांधी को बता दिया जाए, जनता की आवाज को राहुल गांधी तो बाजे रचाते हैं। देखिए, आज कांग्रेस की आवाज है कि राहुल गांधी को हटना चाहिए। आज राहुल गांधी को लग गया है कांग्रेस में कई खेमे हैं, आज तक यह नहीं निर्णय हो हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का एक रिएक्शन आ रहा है राहुल गांधी के इस्तीफे पर। कांग्रेस के सीनियर नेता मोतीलाल वोरा ने हमसे क्या कहा, क्या बातचीत की, आइए वो सुनाते हैं। मंजूर नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से वो अध्यक्ष बने हैं, 2017 में अध्यक्ष बने, तो 2017 के बाद में लगातार कांग्रेस संगठन को हर प्रदेश के अंदर में मजबूत किया। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कोई कसर बाकी नहीं, जहां कहीं पर भी उन्होंने जरूरी समझा। वे दिन में कई मीटिंगें लगातार लेते थे और इस सरकार के बारे में, जो इस सरकार की नाकामयाबियां हैं उनके बारे में कहते थे। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व कांग्रेस को मंजूर। डॉक्टर दत्ता, तमाम नेताओं को आपने, मोतीलाल वोरा को भी सुना। एक सीधा आरोप जो बीजेपी पे लगता दिख रहा है कि 5 महीने में ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ उलट गया? उलट इसलिए गया क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का चुनाव था, लोकसभा इलेक्शन। राष्ट्रीय लेवल के चुनाव में एक तरफ आपके एक इंटरनेशनल चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री जी, यही तो नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट करने की कोशिश किया था ना कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन डॉक्टर दत्ता, अब ये वंशवाद का आरोप तो अब खत्म हो जाना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूं तमाम नेता ये कह रहे हैं। मनीष जी, आपका ये दूसरा सवाल का भी जवाब दूंगा, पर मेरा जो महत्वपूर्ण बात कहना था, एक तरफ एक इंटरनेशनल लीडर और दूसरी तरफ एक नेशनल टॉडलर, जब राष्ट्रीय बच्चा और एक इंटरनेशनल लीडर के और जब हार होती है, और जब जनता मोहरा लगाएगी, हार की जिम्मेदारी नेशनल लीडर के नेतृत्व में, राष्ट्रीय बच्चा के नेतृत्व में, और इसीलिए दूरदर्शन भारतीय जनता पार्टी को खुद बात आती है। डॉक्टर दत्ता को सुन लीजिए। दीपक झा, निरंजन जी, डॉक्टर दत्ता बोल रहे हैं, उसके बाद वंशवाद के ऊपर ये तो आरोप किया, ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि अब भी आएगा कोई वफादार धारी आएगा जो हाथों में पट्टी बांध के वंशवाद का ही नीति को चलाएगा। वो आला कमान का उस हिसाब से न्याय करेगा। इनको चाहिए। डॉक्टर दत्ता, मुझे सारे पैनलिस्टों के पास जाना है। हम अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में मुझे सारे पैनलिस्ट के पास जाना है। तौसीफ, आपको लगता है अब ये वंशवाद का जो आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है, अब उसे शांत कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये रेजिग्नेशन दे करके उन्होंने एक, यही उनका कहीं ना कहीं ये एक मकसद भी रहा होगा कि जो फोकस, अननेसेसरी फोकस जो परिवारवाद पे चला जाता था, आप देखिए कोई भी एक ऐसा मौका नहीं रहा होगा जहां बीजेपी के नेताओं ने इलेक्शन के दौरान ये परिवारवाद वाला मुद्दा नहीं उठाया होगा। बल्कि आप देखिए परिवारवाद बीजेपी में भी है। परिवार इसी से परेशान होकर तो राहुल ने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, ये एक ही मुद्दा पे सारा स्ट्रेस करना सही नहीं होगा। बहुत सारे परिवारवाद तो टीएमसी में भी है। से एक
परिवारवाद तो टीएमसी में भी है, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तौसीफ मेरे पास समय कम है। निरंजन पोद्दार आखिरी 20 सेकंड आपके पास। ऐसा है मनीष जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होने के बजाय दुखी होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट बने हुए थे। और दूसरी बात आपको मैं एक जो पहले भी बताना चाह रहा था, बीच में रह गई थी, वास्तविकता क्या थी कि पहले राजनीतिक पार्टियों का आपस में चुनाव होता था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में या तमाम पार्टियों के बीच में चुनाव होता था। अब जो पिछले 5-7 साल से जो डिस्कोर्स चेंज हो गया राजनीति का, उसके अंदर ये राजनीति पार्टियों से जो जनादेश आया निरंजन पोद्दार, उससे तो ये लगता है प्रधानमंत्री सांसद। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि अब ये व्यक्तियों के बीच में हो गई। और देखिए मोदी जी जो है ना, ऐसी भट्टी में पत्थर के आए हुए नेता है। लखेरा साहब, महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए पवार का ये पैतरा आपको क्या लगता है, कांग्रेस पुनर्जीवित हो पाएगी महाराष्ट्र में? देखिए, राजनीति में रोज एक नया पन्ना खुलता है, नया पेज खुलता है, नई सुबह होती है। और कल अभी देखिए कि एक छत्र राज केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में नई समीकरण बनेंगे। और डॉक्टर दत्ता 10 सेकंड, अलग अलग चुनाव लड़ती रही है। डॉक्टर दत्ता 10 सेकंड। मेरा ये मानना है कि इसके अलावा कांग्रेस में कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कांग्रेस में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का। लखेरा साहब ठीक है। दीपक झा आखिरी 20 सेकंड। भाजपा एक अमर बेल की तरह जो जिस वृक्ष में लगती है उसको बर्बाद कर जाती है। अमर बेल जिस पेड़ में लगता है उसको पूरी तरह भाजपा एक कम्युनल पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। दीपक झा रुकिए, मुझे लग रहा है आखिरी 10 सेकंड। दीपक झा नहीं, दीपक झा मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से शरद पवार जी ने पासा फेंका है और वह चाहते हैं कि कांग्रेस पे किसी प्रकार से काबिज हो जाया जाए, कार्यकर्ता उसको महाराष्ट्र में एक्सेप्ट ग्राउंड लेवल पे नहीं करेंगे। और जिस प्रकार की बात बिहार में और बाकी जगहों पे कांग्रेस को देखने को मिला, उसी तरह से विपक्ष को वहां फिर से हारना पड़ेगा। जी हां, राहुल के इस्तीफे के बाद एक जंग तो खत्म हुई, लेकिन दूसरी शुरू होती है कि आखिर कौन होगा अगला अध्यक्ष। जी हां, जैसा सोचा वैसा किया, न गुहार न मनुहार, मेरा इस्तीफा करो स्वीकार। लेकिन मुझे फिल्म के गाने की एक वो लाइन याद आती है जो राहुल के लिए मुझे लगता है शायद वो ये भी मन में सोच रहे होंगे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। देश का सवाल में आज आप लोग सब जुटे, बहुत बहुत धन्यवाद।